हेलो नमस्ते गुड इवनिंग सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर डी गोयल स्वागत करता हूं आप सभी का डॉक्टर डी गोयल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो आप सभी जो है वो आप सभी को पता है कि कल जो है वो आपने टेस्ट दिया था, और कल जो आपने जिस टॉपिक का टेस्ट दिया था वो था फिजियोलॉजी और एनाटॉमी। 22 अप्रैल को जो टेस्ट है वो है जेनेटिक्स और मैनेजमेंट का। ठीक है, लगभग मोर देन 500 स्टूडेंट्स के आसपास जो है वो टेस्ट में अपीयर हुए थे। ठीक है, रैंक जो है उसमें स्टार्टिंग में काफ़ी हद तक मैंने देखा, लगभग मोर देन 50 स्टूडेंट जो थे वो 125 से बाहर थे, 125 से ऊपर थे। उनमें से दो चार तो ऐसे भी है महान लोग जिन्होंने दो दो बार रिपीट कर रखा है। हमें पता चल जाता है किसने 2 बार रिपीट किया है। ठीक है, तो उनके तो जो है वो मार्क्स जो है हम काउंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जिसने दूसरी बार वापस से टेस्ट दिया, ये हम इसलिए वापस टेस्ट वाला अभी इसलिए रख रहे हैं कि अगर किसी की कोई दिक्कत हो जाए या फिर बीच में जो है वो डिस्ट्रक्शन हो जाए, उस वजह से जो है वो अगर कोई टेस्ट नहीं दे पाता है तो उसके लिए जो है वो वापस से जो है वो टेस्ट दे सकता है एक ही आईडी पे, इसलिए हमने रखा है। ठीक है, बाकी जिसने दो दो बार टेस्ट दिए हैं हमें पता चल जाता है भाई किसने दो दो बार टेस्ट दिए हैं। दूसरी चीज़ है कि किसी किसी स्टूडेंट्स को जो है वो सबमिट में बहुत प्रॉब्लम आई थी कल। ठीक है, बहुत सारे कॉल आए थे, तो सबमिट के लिए अलग से वहाँ पर ऑप्शन था ऊपर की तरफ इस टाइप से, वो क्लिक करना था और नीचे की तरफ जो है वो सबमिट वाला बटन दबाना था आपको। ठीक है, तीसरी चीज़ ये है कि कई सारे विद्यार्थी बोल रहे हैं कि सर हमें ऑफलाइन टेस्ट देना है। तो देखो ऑफलाइन का देखो ऐसा है कि अभी तक तो हमने स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन आप सभी के लिए जो है वो हम मॉडल पेपर जो है वो लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो मॉडल पेपर जो है वो लगभग 10 दिन के आसपास जो है वो हम लॉन्च कर देंगे 10 दिन के बाद में, यानी आज 21 हुई है। मोस्ट प्रॉब्ली है कि हम 1 मई को जो है वो लॉन्च कर देंगे। लगभग 20 मॉडल पेपर जो है हम लॉन्च करने वाले हैं, 20 मॉडल पेपर जो है वो लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें से वही टॉपिक्स जो है उसी के अकॉर्डिंग जो है वो टेस्ट होंगे। बस क्वेश्चंस को हमने थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग जो है वो ऑनलाइन लेंगे, तो ऑनलाइन जो बाय करते हैं, ऑनलाइन जो है वो खरीदते हैं टेस्ट सीरीज, उनको जो है वो मॉडल टेस्ट पेपर वाले में जो है हम उनको जो है वो लगभग कोशिश करेंगे कि उनको अच्छे से अच्छा जो है वो डिस्काउंट जो है वो देवें। ठीक है, तो मॉडल पेपर भी जो है वो आप सभी के लिए आने वाले हैं। ठीक है, ताकि जो है वो बच्चे घर पे जो है वो लास्ट 1 महीने में जो है वो घर बैठ करके टेस्ट दे सकें। ठीक है, तो वो चीज़ जो है हम करने वाले हैं आप सभी के लिए। एक चीज़ और ऐड हम कर लेंगे। ठीक है, एमसीक्यू बुक जो है वो तो बहुत ज़्यादा नंबर्स में चली गई, इस वजह से हम लगातार आउट ऑफ स्टॉक ही रह रहे थे। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ में भी आपका अच्छा रेस्पॉन्स मिला। बस ये है कि जिनमें से जैसे लगभग सभी ने, बहुत सारे जनों ने जो है वो कल ऑनलाइन टेस्ट दिए थे। ठीक है, अभी तक जिसने टेस्ट नहीं दिया है वो अभी भी दे सकता है, कभी भी दे सकता है अचानक ना। ठीक है ना, अब इसके बाद में 22 अप्रैल वाला टेस्ट जो अगर किसी ने एक टेस्ट नहीं दिया है तो वो दोनों को एक साथ अटेंड कर सकता है। ठीक है ना, तो दोनों जो है उन टेस्ट को एक साथ अटेंड कर सकता है। आपको जो है वो मैंने नंबर दिए थे, आप उससे लिंक मंगवा सकते हैं उस नंबर से। ठीक है, ताकि आपको जो है वो उसका टेस्ट का लिंक जो है वो मिल जाएगा। इसके अलावा और जितनी भी प्रॉब्लम है, अच्छा एक दो क्वेश्चंस में कुछ प्रॉब्लम थी उसको हमने सही करवा दिया था, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रह रही हो तो आप जो है वो इस नंबर पे कॉल कर देना, इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर देना। ठीक है, और वो क्वेश्चन नंबर बता देना, आपकी प्रॉब्लम का जो है वो सॉल्यूशन हो जाएगा। दूसरा ये है कि इसका सॉल्यूशन जो है, इस पेपर का सॉल्यूशन जो है वो कब होगा, तो देखो आज थोड़ा सा कुछ रीज़न से हो सकता है मैं फ्री ना हूँ। ठीक है, मैं इसका सॉल्यूशन आपको कल दे दूंगा, कल मॉर्निंग में आपको मिल जाएगा, रिकॉर्डेड सॉल्यूशन मिलेगा मे बी। ठीक है, और दूसरा ये है कि 22 अप्रैल को जो है वो जेनेटिक्स और मैनेजमेंट का टेस्ट है। बहुत अच्छा पेपर बना हुआ है, आप देखोगे तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो पेपर था उसमें भी आपने एक चीज़ देखी, मैंने आपको इससे पहले ही बताया था कि हर पेपर में मेरा एक एक अलग चीज़ जो होती है वो मैं क्या करता हूँ कि आपको इजी क्वेश्चन भी मिलते हैं, आपको हार्ड भी मिलेंगे और आपको मिक्स क्वेश्चन भी मिलेंगे। तीनों प्रकार के क्वेश्चंस जो है वो आपको उस पेपर में देखने को मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि खाली हार्ड हार्ड दे दूं, हार्ड हार्ड दे दूंगे तो फिर तो है वो तुम्हारे इजी वाले जो है उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस जो है वो लूज जाएगा कि ज़्यादा ही हार्ड पेपर दे दिया। ठीक है ना, वैसा भी नहीं किया है, इजी से जो है वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बना हुआ रहेगा। ठीक है, और ज़्यादा हार्ड देने के भी जो है वो क्या रीज़न है, क्यों हम हार्ड देते हैं, थोड़ा सा हार्ड इसलिए देते हैं पेपर में ताकि अगर इजी आए तो उस टाइम में तुम फोड़ दो। ठीक है ना, ताकि इजी पेपर जब भी आएगा तो उस टाइम में तुम जो है वो बहुत अच्छा कर पाओ, इसलिए जो है हम पेपर में हार्ड क्वेश्चन भी देते हैं।
ठीक है, और वो आपको पता चल गया होगा, बहुत ही मिक्स और बहुत वेल बैलेंस पेपर जो है वो बना हुआ था, बहुत अलग क्वेश्चंस जो है वो बने हुए थे। तुमने अगर पेपर में देखा हो तो नए क्वेश्चंस भी जो है वो तुम्हें मिले होंगे, ठीक है, कुछ अलग क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो तुमने पहली बार देखे, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन तुम्हें मिले होंगे, 100% मिले, ठीक है ना, जैसे कि एक वो था किसी सीबीएसई जांच के लिए जो है वो प्रयोगशाला में भेजा, ये ऐसे बहुत सारे नए क्वेश्चंस भी मैंने बनाए थे। इवन जब आप ये वाला पेपर देखोगे जो जेनेटिक्स वाला, उसमें तो कल रात में मैं बैठ करके जो है वो टेस्ट पेपर बना रहा था जेनेटिक्स का, ठीक है ना, बहुत अच्छा, बहुत वेल बैलेंस क्वेश्चन जो है वो मैंने उसमें दिए हैं। और आपने अभी डबल ए का जो एओ का एग्जाम था, अभी एग्रीकल्चर ऑफिसर वाला जो एग्जाम था, ठीक है ना, उसमें भी आप पेपर देखा होगा, उसमें जेनेटिक्स जो है वो बहुत अच्छी दी हुई थी, ठीक है ना। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस जो है वो एओ वाले उठाए, एओ का एग्जाम था कल, मैंने कुछ विद्यार्थियों ने जो है वो एओ के एग्जाम वाले पेपर्स जो है मुझे भेजे थे, तो मैंने जो है उसमें से भी अच्छे क्वेश्चंस जो थे वो भी लिए आपके, ठीक है ना। तो बहुत वेल बैलेंस पेपर बना हुआ है, बहुत इजी भी नहीं है ना ज़्यादा हार्ड है, ठीक है ना, हार्ड भी नहीं है, इजी भी नहीं है, बहुत अच्छा जो है पेपर आपके सामने आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चंस थे उसको, ठीक है। चलिए, तो आज अपन देखते हैं फिजियोलॉजी के ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। सबसे पहला देखिए, घोड़े में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली WBC है। चलिए, ये नंबर जो है आपको पता ही है, वैसे तो नंबर बहुत बार बता चुका हूं मैं, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं अपन घोड़े में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली WBC कौन सी होती है। तो देखिए, मानव, घोड़ा, कुत्ता तथा बिल्ली, इन सभी में जो है वो एक ट्रिक आपको याद रखनी है, और वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था, NLM, ठीक है ना। और वो जो है वो आएगा बेटा, ठीक है ना, क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आएगा बेटा। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आएगा बेटा NLMAB। ये ट्रिक इसलिए है क्योंकि N से न्यूट्रोफिल, L से लिम्फोसाइट, M से मोनोसाइट, A से जो है वो एसिडोफिल या इयोसिनोफिल, और B से हो जाएगा वैसोफिल। तो टोटल यहाँ पर जो है वो 5 प्रकार के जो है वो क्या दिख रहे हैं आपको, WBC दिख रही है, ठीक है ना। और ये पांचों प्रकार की WBC जो है, ये इसमें सबसे ज्यादा जो है वो कौन सी है, न्यूट्रोफिल, इसके बाद में लिम्फोसाइट, फिर मोनोसाइट, फिर एसिडोफिल, और फिर क्या हो जाएगा, बेसोफिल। और इस तरह से याद रखना है आपको कि घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली और मानव, इनमें सबसे ज्यादा जो है वो क्या पाई जाती है, न्यूट्रोफिल पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है, सबसे ज्यादा जो होती है इसमें क्या पाई जाती है, न्यूट्रोफिल पाई जाती है। तो घोड़े में सर्वाधिक मात्रा में जो होती है वो न्यूट्रोफिल होती है। वैसे अगर अपन बात करेंगे तो घोड़े में जो है वो 49% न्यूट्रोफिल होती है और लिम्फोसाइट होती है 44%, लगभग ये दोनों बराबर ही होती है। लेकिन जो है वो इनमें सबसे ज्यादा की अगर बात करते हैं तो न्यूट्रोफिल ही होगी। एक चीज और, जो रुमांती होते हैं या फिर जो मुर्गियां होती है, रुमांती और मुर्गियों में ट्रिक थोड़ी सी चेंज हो जाती है। उसमें आपको N को आगे ले लेना और L को जो है वो पीछे ले लेना है, LNMAB हो जाएगा। बस ट्रिक में थोड़ा चेंज कर दिया आपने क्या कर दिया, LNMAB, L यानी लिम्फोसाइट, उसमें क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से अगर अपन देखें तो यहाँ पे घोड़े में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली WBC जो होती है वो कौन सी होती है, यहाँ पर D, न्यूट्रोफिल होती है, ठीक है। आगे देखिए, इसके बाद में नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन अगर अपन देखें तो रुमांतियों में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाले WBC, अभी मैंने बताया था कि इनकी ट्रिक क्या हो जाती है, LNMAB, यानी कि सबसे ज्यादा जो है वो कौन सी होती है, यहाँ पर लिम्फोसाइट होती है। ध्यान रखना, रुमांतियों में, मुर्गियों में, इनमें जो है वो सबसे ज्यादा WBC कौन सी पाई जाती है, लिम्फोसाइट पाई जाती है। क्लियर। अगला इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो भाई एक चीज और, तुम जो है वो पहले की तरह अब जो है वो वीडियोस को लाइक और शेयर नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो वीडियो जो है अगर आप देख रहे हो, यहां तक आए हो, ठीक है, इतने अगर क्वेश्चंस आपको फ्री मिल रहे हैं, प्रोवाइड हो रहे हैं, तो आप जो है वो एटलीस्ट वीडियो को लाइक और शेयर भाई कर दो, ठीक है ना, कुछ नहीं लगेगा तुम्हारा, ठीक है ना, सिर्फ एक वो लाइक वाला बटन है वो दबा दिया करो, ठीक है। अगर आपको लगे कुछ अच्छा कमेंट करना है तो कर दिया करो, ठीक है। और वैसे मैं बोलता नहीं हूँ, रेयर चांसेस में बोलता हूँ, आज मुझे लगा कि हाँ बोल देना चाहिए, क्योंकि पहले जो व्यूज़ होते थे उसमें से अचानक से जो है वो डिक्लाइन आ जाता है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप लगातार और विद्यार्थियों को जो है वो शामिल करो, ताकि आपको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स जो है वो मिल पाएगा, ठीक है। आगे देखिए, इसके बाद में इयोसिनोफिल जो है वो क्या है। तो इयोसिनोफिल जो होती है, देखो अगर आपने देखा होगा तो WBC जो होती है वो 2 टाइप की होती है।
एक तो होती है ग्रैनुलोसाइट और दूसरी होती है ए ग्रैनुलोसाइट, ठीक है ना। जो ग्रैनुलोसाइट होती है उसमें भी 3 टाइप की होती है, जिसमें से सबसे पहली होती है एसिडोफिल, दूसरी होती है बेसोफिल, तीसरी होती है न्यूट्रोफिल, ठीक है ना। जबकि ए ग्रैनुलोसाइट जो होती है वो 2 टाइप की होती है, एक तो होती है मोनोसाइट और दूसरी होती है लिम्फोसाइट। अब इसने पूछा क्या है कि इयोसिनोफिल यानी कि एसिडोफिल जो होती है वो किस प्रकार की सेल है, तो यहां पर वो एक प्रकार की कणिकीय होती है और कणिकीय के अलावा वो एक प्रकार की क्या होती है, WBC। तो यहां पर आंसर आपका हो जाएगा ए। तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा भाई, ए आंसर हो जाएगा। तीसरे का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली WBC, ये तो बड़ा आसान है भाई, देखो ये बड़ा आसान है। क्यों? क्योंकि अगर आप ट्रिक में देखोगे तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि सबसे कम जो है वो कौन सी है, बी, और बी का मतलब होता है बेसोफिल। तो यहां पे फोर्थ क्वेश्चन जो है उसका आंसर जो है वो हो जाएगा बेसोफिल। तो सबसे कम मात्रा में जो पाई जाने वाली WBC होती है वो कौन सी होती है, बेसोफिल होती है। आंसर फोर्थ का जो है वो क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। फटाफट से तुम खुद भी जो है वो उसको वीडियो को फटाफट से करते रहा करो, ताकि तुम्हें जो है वो कोई नई चीज़ जो है वो देखने को मिल जाए, कोई फटाफट से आंसर्स जो है वो देखने को मिल जाए। तो किडनी आकार के केंद्रक जो है वो किस WBC में पाया जाता है, तो देखो भाई बेसोफिल जो होती है उसमें किस प्रकार का होता है, देखो बेसोफिल जो होती है उसमें एस आकार का केंद्रक पाया जाता है। जो इयोसिनोफिल होती है उसमें हेडफोन शेप का पाया जाता है। अगर आपको पता हो तो इस तरह से हेडफोन शेप जो होता है वो केंद्रक किस में पाया जाता है, इयोसिनोफिल में। तीसरा हो गया मोनोसाइट। जो मोनोसाइट होती है उसमें जो है वो किडनी के आकार का जो है वो क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। और लास्ट जो लिम्फोसाइट होती है उनमें जो है वो पाया जाता है इस आकार का, यानी कि जो कार्ट व्हील शेप होती है, बैलगाड़ी के पहिए के समान जो है वो केंद्रक पाया जाता है। तो यहां पे इसने पूछा है किडनी आकार का, तो भाई किडनी आकार का दिख रहा है तुम्हें, आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। क्लियर? अगला इसके बाद में देखिए छठा क्वेश्चन, बेसोफिल कणिका स्त्रावित करती है। तो बेसोफिल कणिका जो है वो हिस्टामिन भी स्त्रावित करती है, वो हिपेरिन स्त्रावित करती है और वो सेरोटोनिन स्त्रावित करती है, वो तीनों ही करती है। हिस्टामिन क्या होता है, हिस्टामिन जो होता है वो एलर्जी के लक्षणों को बताता है, ठीक है ना। मतलब कोई चीज़ की एलर्जी हुई, एलर्जी के बाद में तुम्हारी आंखें जो होती है, आंखों से पानी आने लग जाता है, ठीक है ना, ऐसे शरीर पर दाने होने लग जाते हैं, तो वो एलर्जी के लक्षण जो होते हैं ना वो किसके कारण होते हैं, हिस्टामिन के कारण। और आप तुम्हें पता है जो भी आपका फेवरेट इंजेक्शन है ABCD, जो LSA का सबसे फेवरेट इंजेक्शन होता है ABCD, जिसमें C होता है CPM जो होता है ना वो एंटी हिस्टामिनिक इंजेक्शन होता है, ठीक है ना। एविल, सिट्राजिन, ये सब एंटी हिस्टामिनिक होते हैं, यानी हिस्टामिन को क्या करते हैं, वो रोकते हैं। हिस्टामिन जो होता है इसको क्या करते हैं, कम करते हैं, ठीक है ना। तो वो एंटी हिस्टामिनिक इंजेक्शन देते हैं जिससे लक्षण, एलर्जी के लक्षण जो है वो अपन को दिखाई नहीं देते। हिपेरिन जो होता है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये जो है वो क्या होता है, प्राकृतिक प्रतिस्कंदक होता है। और प्रतिस्कंदक क्या होता है, जो कि रक्त के थक्के को बनने से रोकता है, ठीक है। इसके बाद में तीसरा जो है वो देखिए आप, सेरोटोनिन जो होता है वो होता है वैसोडायलेटर, यानी कि वाहिका स्फारक। और वाहिका स्फारक जो होता है वो रक्त दाब को, यानी BP जो होती है उसको क्या करता है, कम करता है। तो छठे का आंसर जो है वो हो जाएगा यहाँ पर डी, ठीक है। तो 6 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ अपन चलते हैं। किस WBC का संबंध एलर्जी तथा परजीवी संक्रमण से है, ठीक है। कौन सी ऐसी WBC जो होती है जिसका संबंध जो होता है वो एलर्जी से होता है या परजीवी संक्रमण से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो एलर्जी और परजीवी संक्रमण से रिलेटेड जो है वो कौन सा होता है, तो देखो मोनोसाइट जो होती है ये तो एक प्रकार की भक्षक कोशिका होती है। न्यूट्रोफिल भी जो है वो एक प्रकार की भक्षक कोशिका होती है और ये एंटीजन को नष्ट करती है। जो इयोसिनोफिल होती है यही ऐसी होती है जो कि एलर्जी और परजीवी संक्रमण के टाइम में जो है रिलीज होती है, ठीक है ना। और अगर आपको पता है तो उस टाइम में इम्यूनोग्लोबिन्स कौन सा रिलीज होता है, IgE रिलीज होता है, ठीक है। तो 7वें का आंसर यहां पर हो जाएगा सी, ठीक है। अगला इसके बाद में निम्न में से किसका संबंध रक्त का थक्का बनने से नहीं है, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, एल्बुमिन। अगर आप देखोगे तो रक्त के थक्का बनने वाली प्रोसेस मैंने आपको बता रखी है, जिसको अपन कैस्केड मैकेनिज्म भी कहते हैं, एंजाइम कैस्केड मैकेनिज्म, जिसमें अपन ने देखा था सबसे पहले प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन बदलता है। और उस टाइम में एंजाइम जो काम में आता है वो कौन सा काम में आता है, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम काम में आता है। ये सारे बता रखे हैं मैंने तुम्हें, है ना।
प्रोथ्रोम्बोकाइनेज सब प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदलता है। फिर ये जो है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है ये जो है वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलता है, ठीक है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन। और ये थ्रोम्बिन फिर फाइब्रिनोजन को जो है वो फाइब्रिन में बदल देता है, और यही फाइब्रिन है जो कि धागे बनाता है, ठीक है ना। ये जब मैं आपको वापस से जब पूरी फिजियोलॉजी जो है एक बार रिवाइज कराऊंगा, मेरा पूरा मन है, बस थोड़ा सा टाइम का जो है वो इश्यू है, ठीक है ना। बाकी मेरा पूरा मन है कि आपको फिजियो जेनेटिक्स और 3-4 सब्जेक्ट जो अच्छे हैं आपके, ठीक है ना, जो आपको मतलब थोड़ा सा अच्छे करवा सकता हूँ मैं, ठीक है, और 3-4 घंटे में करवा सकता हूँ। बहुत कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी जो है उनको जो है वो रिवाइज कराऊँ। इनमें से किसका संबंध रक्त के थक्के बनने से नहीं होता? तो देखो, थ्रोम्बोप्लास्टिन है, फाइब्रिनोजन है, प्रोथ्रोम्बिन है, जबकि एल्बुमिन जो होता है यह प्लाज्मा प्रोटीन होता है, और यह प्लाज्मा प्रोटीन परासरण नियमन करता है, ठीक है ना। ये क्या करता है? परासरण नियमन करता है। परासरण नियमन क्या होता है भाई? तो शरीर में जल की मात्रा होती है, उसको अपन क्या कहते हैं? परासरण नियमन। कहने का मतलब जो रक्त में अगर 5 लीटर के आसपास रक्त है तो उसमें जो जल की मात्रा होती है वो हमेशा नियत रहती है। अगर किसी ने IV चढ़ा दिया 2 लीटर तो 5 से 7 लीटर ब्लड नहीं हो जाता, ठीक है ना। उसमें से जो पानी होता है वो क्या हो जाता है? वापस से निकल जाता है, और उसी चीज को कहते हैं परासरण नियमन, जो कौन करता है? एल्बुमिन करता है। तो यहाँ पर जो रक्त का थक्का बनने से नहीं संबंधित है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर एल्बुमिन नहीं संबंधित है। 8वें का हो जाएगा डी। 9th क्वेश्चन देखिए, रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक कारकों की संख्या कितनी होती है भाई? तो आवश्यक कारकों की संख्या होती है 13। ये मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन से 13 कारक होते हैं। निम्न में से प्राकृतिक प्रतिस्कंदक है, तो भाई ध्यान रखना, प्रतिस्कंदक का क्वेश्चन जो है वो आपको पिछले साल भी मिला था और इस बार भी मिलने की पूर्ण संभावना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो है वो प्रतिस्कंदक से बनता है। प्रतिस्कंदक क्या होते हैं? प्रतिस्कंदक होते हैं जो कि रक्त का, शरीर के अंदर रक्त जो है उसका थक्का बनने से रोकते हैं। बाहर आए इसके बाद बन जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चोट लगी, थक्का बन गया, ठीक है, लेकिन शरीर में पड़े पड़े अगर थक्का बनने लग जाए तो दिक्कत है। तो उसको बनने से रोकने के लिए जो है वो प्रतिस्कंदक में प्राकृतिक प्रतिस्कंदक होता है, और वो प्राकृतिक प्रतिस्कंदक जो होता है वो तो होता है हिपैरिन। हिपैरिन जो है वो प्राकृतिक प्रतिस्कंदक होता है। और जो कृत्रिम प्रतिस्कंदक होता है, जो कृत्रिम होते हैं उसमें सोडियम सिट्रेट, जिसका आपके LAC 2022 में क्वेश्चन आया था, ठीक है, ये जो है वो रक्त स्थानांतरण में काम आता है। रक्त स्थानांतरण जो होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो होता है, मतलब आप जो है वो किसी को रक्त दे रहे हो, रक्तदान कर रहे हो, उस समय जो है वो कौन सा जो है वो अपन यूज में लेते हैं? एंटीकोगुलेंट सोडियम सिट्रेट, ठीक है। सोडियम फ्लोराइड जो होता है, वो सोडियम फ्लोराइड जो है वो अपन रक्त शर्करा जांच में उपयोग करते हैं। रक्त शर्करा जांच जो होती है उसमें अपन उपयोग करते हैं। और EDTA जो है वो कंप्लीट ब्लड काउंट यानी CBC जांच, ये आपके कल का क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये आपके कल का क्वेश्चन है, ठीक है ना। मतलब जो एग्जाम आपने दिया था, जो आपने टेस्ट दिया था, उसका क्वेश्चन है कि CBC जांच करवानी है, उस समय अपन कौन सा वाइल अपन उपयोग में लेते हैं? वो EDTA वाइल होती है। जब आप पहले से गवर्नमेंट बन जाओगे तो आपको सैंपल कलेक्शन के लिए जो है वो EDTA वाइल जो होती है वो आपके JD ऑफिस से आपको भेजी जाएगी, और बोला जाएगा कि भाई 10 कैमल या फिर 10 गाय जो है उनका आप सैंपल ला करके दो, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें जो होती है EDTA, ये किस में काम आता है? CBC जांच में काम आता है। तो यहाँ पे 10th का आंसर जो है वो हो जाएगा क्या? प्राकृतिक प्रतिस्कंदक A, ठीक है। तो 10वें का आंसर हो जाएगा यहाँ पे A। 11वां क्वेश्चन देखिए, रक्त ग्लूकोज की जांच। अभी मैंने बताया था आपको कि रक्त ग्लूकोज की जांच के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं? सोडियम फ्लोराइड का उपयोग करते हैं, ये अभी मैंने बता दिया आपको। इसके बाद में सीरम क्या होता है? तो देखिए, सीरम जो है, सीरम का कभी भी थक्का नहीं बनता, ये याद रखना, थक्का नहीं बनता। और थक्का नहीं बनता इसका मतलब क्या हुआ? इसमें थक्का कारक जो होते हैं जैसे फाइब्रिनोजन वो नहीं होता। तो अगर प्लाज्मा में से आप क्या हटा दो? थक्का कारक हटा दो। और रक्त का थक्का कारक जो होता है वो आप सभी को पता है कौन सा होता है? फाइब्रिनोजन। तो अगर प्लाज्मा में से अगर आप थक्का कारक को हटा देते हो तो उस चीज को जो है वो अपन क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, प्लाज्मा में से आप फाइब्रिनोजन हटाओ तो आंसर मिल जाएगा यहाँ पर सीरम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हीमोसाइटोमीटर। देखो, हीमोसाइटोमीटर जो होता है वो क्या होता है? ये मैंने अपने जब फिजियोलॉजी के सेकेंड ईयर में था, मैं जब BVSC में, ठीक है, तो उस समय जो है सेकेंड ईयर में हमें हीमोसाइटोमीटर का एक्सपेरिमेंट किया गया था।
और ईएसआर का भी हमने एक्सपेरिमेंट करवाया गया हमसे, और विंट्रोप ट्यूब मेथड, ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन में डाल करके जो है आप पीसीवी देखते हो, पैक्ड सेल वॉल्यूम देखते हो, सारे एक्सपेरिमेंट हमने जो है वो बीवीएससी में किए थे। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट जो था इसमें भी हमने किया था, जिसमें क्या होता है, एक स्लाइड होती है हीमोसाइटोमीटर, एक स्लाइड होती है जिसमें बीच में जो है एक पट्टी बनी हुई होती है, और इस पट्टी पर जो है वो हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और इन सबको जो है वो काउंट करते हैं। मेनली हीमोसाइटोमीटर जो होता है ये आरबीसी की संख्या ज्ञात करने के लिए जो है वो अपन उपयोग में लेते हैं। तो ध्यान रखना, आरबीसी की संख्या अगर ज्ञात करनी हो तो हीमो मतलब रक्त, साइटो मतलब रक्त की कोशिकाएं, मीटर मतलब मापना। तो रक्त की कोशिकाएं जिसमें से आरबीसी को मापना जो होता है उसके लिए जो उपकरण काम में लिया जाता है वो होता है हीमोसाइटोमीटर। ठीक है, अगला देखिए इसके बाद में आरबीसी की प्रति घंटा नीचे बैठने की दर। तो इस तरह का एक ट्यूब होती है, उस तरह की ट्यूब में जो है वो रक्त को जो है वो रखा जाता है। ठीक है ना, जब रक्त को रखा जाता है तो रक्त रखने के बाद में जो है वो अगर थोड़ी देर के बाद में जो है वो आरबीसी जो होती है वो नीचे बैठने लग जाती है। ठीक है, तो गाय में जो है वो 1 से 2 यूनिट जो है वो नीचे बैठती है 24 घंटे में, यानी कि एक आधे घंटे 2 घंटे में तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, 1-2 घंटे में कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, 24 घंटे में कहीं जाकर के 1-2 यूनिट जो होता है वो आरबीसी नीचे बैठती है। जबकि घोड़े में जो है वो यूनिट जो है वो प्रति घंटे 25 के आसपास भी जो है वो पहुंच जाती है, 25 यूनिट भी पहुंच जाती है। तो यानी कि गाय में जो है वो सबसे कम ईएसआर होती है, जबकि घोड़े में जो है वो सर्वाधिक ईएसआर होती है। याद रखना, सबसे कम ईएसआर जो होती है वो किसमें होती है, गाय में, जबकि सर्वाधिक ईएसआर जो होती है वो किसमें होती है, घोड़े में होती है। तो इसने पूछा है कि आरबीसी की प्रति घंटा नीचे बैठने की दर क्या हो जाएगी, ईएसआर। हिमेटोक्रेट जो होता है, हिमेटोक्रेट का मतलब क्या होता है, आरबीसी तत्वों को अलग करना। आरबीसी तत्वों को अलग करना जो है उसको अपन क्या कहते हैं, हिमेटोक्रेट कहते हैं। ल्यूकेमिया का मतलब क्या होता है, डब्ल्यूबीसी जो होती है वो कैंसरस में ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। और लास्ट है पैक्ड सेल वॉल्यूम, जिसमें क्या होता है कि इस तरह से एक ट्यूब होती है, उनको सेंट्रीफ्यूगेशन में डाला जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन एक मशीन आती है जो ऐसे 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 घूमती है, ठीक है ना, और जब घूमती है तो लास्ट में क्या हो जाता है, आरबीसी जो होती है वो पूरी अलग से ऐसे नीचे बैठ जाती है। ठीक है, और इसको जो है वो अपन पैक्ड सेल वॉल्यूम कहते हैं। इसके बीच में जो है वो डब्ल्यूबीसी और बीच में जो है वो डब्ल्यूबीसी और अदर सेल्स रहती है, और ऊपर की तरफ जो है वो पूरा का पूरा रहता है प्लाज्मा। ठीक है ना, इसको तो अपन बफी कोट कहते हैं, जिसमें डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आती है, नीचे आरबीसी हो जाएगी और ऊपर की तरफ जो है वो क्या हो जाएगा, प्लाज्मा। तो इस तरह से जो है ये तीनों जो होते हैं ये कारक क्या हो जाते हैं, यहाँ पर अलग अलग हो जाते हैं। तो आरबीसी की प्रति घंटा नीचे बैठने की जो दर होती है उसको अपन क्या कहेंगे, ईएसआर, इरिथ्रोसेडिमेंटेशन रेट। और पैक्ड सेल वॉल्यूम में क्या हो जाता है, इस तरह से ये सारे जो रक्त के अवयव होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गाय की सामान्य ईएसआर, भाई प्रति घंटे में कोई फर्क नहीं पड़ता। सीएसएफ का निर्माण क्या कहाँ होता है, पहली चीज तो देखो सीएसएफ क्या होता है। तो देखो मस्तिष्क जो होता है इसकी 3 परतें होती हैं, जिसमें सबसे पहली होती है ड्यूरा मैटर, दूसरी होती है एरेक्नॉइड और तीसरी होती है पाया मैटर। इनमें से जो पाया मैटर और एरेक्नॉइड होती है उन दोनों के बीच में जो है वो एक द्रव पाया जाता है, और पाया मैटर में जो है वो कुछ वेंट्रिकल्स होते हैं या कोरॉइड प्लेक्सस होते हैं, और ये कोरॉइड प्लेक्सस जो होते हैं इस सीएसएफ को क्या करते हैं, बनाते हैं। तो ध्यान रखना, जो सब एरेक्नॉइड स्पेस होता है, मतलब एरेक्नॉइड और पाया मैटर के बीच में, ये भी याद रखना सीएसएफ कहाँ पाया जाता है। तो सीएसएफ जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, 2 परतें होती है, एरेक्नॉइड तथा पाया मैटर के बीच में। एक चीज याद रखना, इस बार जो है वो तंत्रिका तंत्र को ढंग से पढ़ लेना, ब्रेन जो है तंत्रिका तंत्र उसको ढंग से पढ़ लेना। 1 से 2 क्वेश्चन जो है 100% आएंगे, ये भी याद रखना, ठीक है ना। तो उसके लिए ये चीज जरूरी है कि आपको जो है वो अच्छे से तंत्रिका तंत्र को पढ़ना है, ठीक है। जिसने ब्रेन नहीं पढ़ रखा है तो एक मैं कोशिश करूंगा कि ब्रेन की जो है वो एक क्लास जो है वो आपके लिए लेके आऊं। एक पूरी क्लास में अपन सिर्फ ब्रेन पढ़ेंगे, ब्रेन के क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ठीक है। इस टाइप की चीजें जो है वो अपन करेंगे। क्लियर, देखिए अब तो सीएसएफ का निर्माण जो होता है वो कहाँ होता है, तो सीएसएफ का निर्माण जो होता है वो कोरॉइड प्लेक्सस की एपेंडाइमल सेल्स जो होती है उसमें होता है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, 16वें का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। क्लियर,
आगे देखिए इसके बाद में 17वां क्वेश्चन, सबसे ज्यादा ईएसआर, तो मैंने अभी बताया था सबसे ज्यादा ईएसआर किसकी होती है, घोड़े की, सबसे कम किसकी होती है, गाय की, याद रखना। अगला क्वेश्चन, शरीर से अधिक मात्रा में रक्त स्त्राव होने से कौन सा आघात हो जाता है। तो आघात जो है वो कुछ बच्चों ने पढ़ नहीं रखा है, मैं इसको पढ़ा देता हूं। आघात या फिर शॉक क्या होता है। शॉक का मतलब क्या होता है, हमारे शरीर में अचानक से ऑक्सीजन अथवा रक्त की कमी के कारण जो है वो शरीर निष्क्रिय होने लग जाता है, कोमा में चल जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं, शॉक कहते हैं। ठीक है, जिसमें से पहले तो ये 4 देख लेते हैं। पहला है एनाफाइलैक्टिक शॉक। एनाफाइलैक्टिक शॉक जो होता है ये एंटीजन एंटीबॉडी अभिक्रिया के कारण होता है। ठीक है, आपने जो है वो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस जो है अपने अगर शरीर में हो रही है तो उसके कारण होने वाला जो होता है वो एनाफाइलैक्टिक शॉक है। दूसरा होता है सेप्टिक शॉक। सेप्टिक का मतलब क्या हुआ, सेप्टिक मतलब होता है यहां पर बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण, कोई सूक्ष्म जीव या बैक्टीरिया जो है इसके संक्रमण के कारण होता है, उसको अपन कहते हैं सेप्टिक शॉक। आराम से सुनना है ना, बहुत इजी तरीके से बता रहा हूं। तीसरी चीज जो है वो हो गया हीमोरेजिक, और हीमोरेजिक नाम से ही पता चल रहा है कि यदि हमारे शरीर में अधिक रक्त स्त्राव हो गया, ठीक है ना, हीमोरेज हो गया, तब वो कौन सा हो जाएगा, हीमोरेजिक आघात। और चौथा जो होता है वो कौन सा हो गया, टॉक्सिमिक। टॉक्सिमिक का मतलब यहाँ पर होता है कि हमारे शरीर में क्या हो गई, जहर आ गया, कोई विषाक्तता हो गई, ठीक है, या कोई ऐसी चीज खा ली जिससे क्या बन गया, विष बन गया। ठीक है, इसके बाद में पांचवी चीज जो है वो देखिए, आराम से सुनिए। पांचवा जो है वो शॉक कौन सा होता है यहाँ पर, वो होता है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। और हाइपोवॉल्यूमिक शॉक का मतलब क्या होता है, यदि हमारे शरीर में रक्त या फिर ऑक्सीजन की क्या हो गई है, कमी हो गई है, यानी कि कोई किसी रीजन से जो है हमारे शरीर में जो है वो ऑक्सीजन की कमी हो गई है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, हाइपोवॉल्यूमिक। और लास्ट जो होता है वो होता है ट्रॉमेटिक शॉक। ट्रॉमेटिक का मतलब क्या होता है, चोट लगने के कारण अगर शरीर जो है वो क्या चल जाए, शॉक में चल जाए, तो उसको अपन कहते हैं ट्रॉमेटिक। तो यहाँ पे सारे के सारे मैंने शॉक बता दिए। तो शरीर में अधिक मात्रा में अगर रक्तस्राव हो गया तब आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। तो आंसर 18 का जो है वो क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। अगला इसके बाद में देखिए, रक्त हृदय तथा रक्त वाहिनियों के सम्मिलित अध्ययन को जो है वो क्या कहा जाता है। तो रक्त हो गया, हृदय हो गया और रक्त वाहिनियां जो होती है ये तीनों एंजियोलॉजी में आती है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा बी। इम्यूनोलॉजी में अपन पढ़ते हैं प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में। टेरेटोलॉजी में भ्रूण में होने वाली असामान्यताएं जो होती है, ठीक है, वो जो है वो अपन किस में पढ़ते हैं, टेरेटोलॉजी में। और जूलॉजी मतलब कि जंतु विज्ञान, जिसमें केवल जानवरों के बारे में अपन पढ़ते हैं। आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। ठीक है, 20वां क्वेश्चन देखिए, हृदय के तंत्रिकीय आवेगों की उत्पत्ति कहां से होती है। बड़ा ही सिंपल है, याद रखना, एस ए नोड, जिसे अपन क्या कहते हैं, हृदय का पेस मेकर भी कहते हैं। ठीक है ना, हृदय का पेस मेकर भी कहा जाता है। हृदय का पेस मेकर यानी कि यही है जिससे आवेगों की उत्पत्ति होती है। और ऐसे नोड जो होता है वो राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर में पाया जाता है। राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर में पाया जाता है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा 20वें का सी। 21वां देखिए, शरीर में हृदय के किस भाग से अंगों को शुद्ध रक्त जो है वो प्रवाहित होता है। यानी कि शरीर में अगर हृदय जो होता है, हृदय के टोटल 4 भाग होते हैं, आपको पता होगा, ठीक है, एक राइट एट्रियम होता है, एक राइट वेंट्रिकल होता है, एक लेफ्ट एट्रियम होता है और एक लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा भाग होता है जहां से शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। तो शुद्ध रक्त यहां से प्रवाहित होता है। अब ये बोल रहा है शरीर के किस भाग से अंगों में जाता है, तो अंगों में जाता है भाई वो लेफ्ट वेंट्रिकल से। आंसर हो जाएगा यहाँ पर बायां निलय। क्लियर हो गया, बड़ा सिंपल सा है। ठीक है ना, अगर कोई क्वेश्चन में तुम्हें दिक्कत कभी भी लगे तो ये, अरे भाई साहब ये क्या हो गया, रुकना रुकना रुकना, क्या गजब का पेन है यार ये तो, है ना। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बायां निलय। अगला देखिए इसके बाद में, भ्रूण अवस्था में बाएं आलिंद और दाएं आलिंद के मध्य एक जो है वो क्या पाया जाता है, छिद्र पाया जाता है। और वो यही छिद्र है जिसके कारण फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स होता है, जो गाइनी में तुमने पढ़ा था। ठीक है ना, इसी के कारण, इसी के बंद होने के कारण जो है वो फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स होता है। तो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो है वो क्या पाया जाता है, एक छिद्र पाया जाता है। और इसी छिद्र को जो है वो क्या कहते हैं अपन, फोरामन ओवेलिस कहते हैं।
और जब ये जन्म के बाद बंद हो जाता है तो यहाँ पे एक गड्ढा रह जाता है जिसको अपन कहते हैं फोसा ओवेलिस। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि मध्य पाए जाने वाला छिद्र, तो छिद्र जो होता है वो क्या हो जाएगा, फोरामन ओवेलिस हो जाएगा। जबकि अगर यहाँ पर अगर गड्ढा बने तो उस गड्ढे को कहते हैं फोसा ओवेलिस। तो दो अलग अलग चीजें ध्यान रखना। हृदय के शीर्ष भाग जो होता है वो कहाँ उपस्थित होता है, ये क्वेश्चन मैंने जो है वो उसमें भी दिया है आपके टेस्ट में भी। ठीक है, तो हृदय का शीर्ष भाग कहाँ होता है वो अपन देख लेते हैं। तो देखिए हृदय का शीर्ष भाग अपने में और जानवरों में अलग होता है, क्योंकि अपन जानवरों की बात कर रहे हैं। जानवर ये इस टाइप से बैठते हैं, तो जानवर जब इस टाइप से बैठते हैं तो इनका हृदय जो होता है वो इस तरह से रहता है, टेढ़ा। ठीक है ना, तो अगर अपन देखेंगे स्ट्रक्चर, तो जानवरों के हृदय की स्ट्रक्चर जो होती है वो कुछ इस टाइप से होती है। ये इस टाइप से, जिसमें क्या होता है, ये लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट एट्रियम और ये राइट वेंट्रिकल, यानी कि सबसे ऊपर की तरफ जो रहता है वो क्या रहता है, लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि बायां निलय जो होता है वो शीर्ष में रहता है। जबकि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल जो रहते हैं वो यहाँ पर क्या बनाते हैं, वो आधार बनाते हैं। तो ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाता है कि हृदय का आधार कौन बनाते हैं, तो राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, हृदय का आधार बनाते हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 23वें का बी। 24वां, निलय में पाई जाने वाली संरचना जो कि कपाटों को उल्टा जाने से रोकती है। तो आपने देखा होगा जो ये इस टाइप से कपाट होते हैं, ठीक है, तो उनके नीचे की तरफ जो है वो इस तरह से टेंडन की समान संरचना होती है, जो कि ये जो टेंडन होते हैं वो जुड़े हुए रहते हैं एक तो कपाट से और दूसरा हृदय की दीवार से। ठीक है ना, और इनको जो है वो कहा जाता है कॉर्डा टेंडिनी। ठीक है ना, जो क्या करते हैं, इस तरह से ये होते हैं। ठीक है ना, तो उनको उल्टा जाने से रोकते हैं। ठीक है ना, तो कपाट जो होते हैं वो उनको पकड़े हुए रखते हैं, उनको कॉर्डा टेंडिनी जो है वो उन कपाटों को पकड़े हुए रहती है ताकि वो उल्टी नहीं जा सके। ठीक है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा इसका सी। लास्ट अपन क्वेश्चन देख लेते हैं, 25वां, धमनी के बारे में जो है वो इनमें से कौन सा असत्य कथन है, ये भी मैंने आपको दे रखा था वहां पर। तो देखिए महाधमनी, ठीक है ना, देख लेते हैं अपन। राइट एट्रियम, ठीक है, ये राइट वेंट्रिकल हो गया, ये लेफ्ट एट्रियम हो गया और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। ये बोल रहा है महाधमनी शुद्ध रक्त को हृदय से लेकर जाती है, तो ये राइट वेंट्रिकल है। महाधमनी शुद्ध रक्त को हृदय से लेकर जाती है, तो बिल्कुल सही है, ये तो सही है। फुफ्फुसीय धमनी अशुद्ध रक्त को लेकर जाती है, यहां से फुफ्फुसीय धमनी निकलती है, ये भी सही है। धमनियां रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय तक लाती है, तो भाई लाने का काम जो होता है वो सिरा का होता है, वो धमनियों का कभी भी नहीं होता। तो आंसर यहां पर हो जाएगा सी, असत्य यहां पर सी है। सिराएं रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय तक लेकर जाती है, तो ध्यान रखना सिराएं जो होती है वो विभिन्न अंगों से हृदय तक जो है वो लेकर आती है। तो ये यहाँ पर सही स्टेटमेंट है, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है सी जो कि गलत है। ठीक है, इस तरह से ये अपन ने जो है वो सॉल्यूशन इसका कर दिया। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का आज अपन ने जो है वो लेक्चर देखा था। ठीक है, और भी अगर तुम्हें किसी को कोई दिक्कत हो क्वेश्चंस में, ठीक है, तो वो जो है आप इस नंबर पर जो है वो व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, एमसीक्यू बुक लेनी है या फिर मॉडल पेपर के बारे में पूछना है, तो भी जो है वो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।